Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। कक्षा 12 एनसीईआरटी, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का अध्याय 5, भू संसाधन तथा कृषि। जी, और हमारा फोकस रहेगा यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से, मतलब प्रीलिम्स के लिए जो तथ्य जरूरी है और मेंस के लिए जो विश्लेषण चाहिए उस पर। हाँ, बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि भारत का जो भूमि उपयोग का पैटर्न है वो कैसे बदल रहा है, हमारी मुख्य फसल प्रणालियां कौन सी हैं, हरित क्रांति की क्या विरासत रही है, फायदे, नुकसान, और हाँ, भारतीय कृषि आज किन चुनौतियों का सामना कर रही है, इन सब पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के भूमि उपयोग की तस्वीर से। ठीक है। एनसीईआरटी भूमि उपयोग को कई श्रेणियों में बांटता है। सबसे अहम है, जाहिर है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र या नेट सोन एरिया, मतलब वो जमीन जिस पर असल में फसल उगाई जा रही है। जी। फिर है वन क्षेत्र, गैर कृषि उपयोग वाली भूमि जैसे घर, सड़कें, उद्योग। बंजर और व्यर्थ भूमि भी है। स्थायी चारागाह, हाँ, और परती भूमि भी, जिसे कुछ समय खाली छोड़ते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरता लौट आए। ये जानना जरूरी है कि हमारे पास जो सीमित जमीन है उसका हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। और क्या इसमें कोई बदलाव आया है समझी के साथ? हाँ, काफी बदलाव आया है। एनसीईआरटी के आंकड़े हैं 1960-61 से 2002-3 तक के। वो दिखाते हैं कि 3 श्रेणियों में बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, कौन सी? एक तो वन क्षेत्र बढ़ा है, करीब 18% से बढ़कर 22.5% के आसपास। दूसरा, गैर कृषि उपयोग वाली भूमि, ये लगभग 5% से बढ़कर करीब 8% हो गई। और तीसरा, वर्तमान परती भूमि में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो गैर कृषि उपयोग वाली जमीन बढ़ रही है, इसका मतलब साफ है, शहरीकरण, औद्योगिकरण का दबाव बढ़ रहा है जमीन पर। जी हाँ, और वन क्षेत्र में जो बढ़ोतरी दिख रही है वो शायद सरकारी नीतियों, वनीकरण प्रयासों का नतीजा हो। हालांकि वन की क्वालिटी कैसी है, ये अलग सवाल है। सही कहा। और किन श्रेणियों में कमी आई है? कमी आई है बंजर और व्यर्थ भूमि में। ये काफी घटी है, 18% से घटकर 6% के आसपास। स्थायी चारागाह भी कम हुए हैं, लगभग 4.7% से 3.5% रह गए हैं। अच्छा, चारागाहों में कमी, ये तो चिंता की बात हो सकती है, खासकर पशुपालकों के लिए। बिल्कुल। और यहीं पर साझा संपत्ति संसाधनों यानी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज या सीपीआरस का मुद्दा आता है। सीपीआरस मतलब वो संसाधन जैसे गांव की साझी चारागाह भूमि, तालाब या जंगल का कोई हिस्सा, जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का हक होता है। अच्छा, समझा। ये ग्रामीण गरीबों के लिए, खासकर जिनके पास अपनी जमीन नहीं है या बहुत कम है, उनके लिए चारा, जलाने की लकड़ी और दूसरी जरूरतें पूरी करने का एक अहम जरिया है। लेकिन अगर चारागाह कम हो रहे हैं तो इन सीपीआरस पर तो दबाव बढ़ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल, इन पर दबाव बढ़ रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, ये सिकुड़ रहे हैं और इसका सीधा असर गरीब परिवारों की आजीविका पर पड़ रहा है। तो भूमि का उपयोग कैसे हो रहा है ये समझने के बाद अब देखते हैं कि इस भूमि पर खेती का पैटर्न क्या है, मतलब समय के साथ फसलें कैसे बदलती हैं। भारत की फसल ऋतुओं की बात करते हैं। जी, भारत में मुख्य रूप से 3 फसल ऋतुएं हैं। पहली है खरीफ। खरीफ मतलब मानसून वाली फसल? हाँ, जो मानसून के साथ शुरू होती है। जून जुलाई में बुआई और सितंबर अक्टूबर में कटाई। इसमें मुख्य फसलें हैं चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा। इनको पानी ज्यादा चाहिए और मौसम गर्म। ठीक है। और दूसरी है रबी। ये सर्दी की फसल है। अक्टूबर दिसंबर में बुआई होती है और अप्रैल जून में कटाई। इसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों जैसी फसलें आती हैं। इन्हें ठंडा और सापेक्ष रूप से सूखा मौसम चाहिए। और एक तीसरी भी है शायद, जायद? जी, जायद। ये रबी और खरीफ के बीच का जो छोटा गर्म मौसम होता है ना, मार्च से जून तक, उसमें होती है। इसमें ज्यादातर तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां और चारे की फसलें लगाई जाती हैं। तो ये तीनों ऋतुएं भारत की अलग अलग जलवायु को दर्शाती हैं। बिल्कुल। अब कृषि के प्रकारों को देखें तो एक बड़ा फर्क इस बात से पड़ता है कि सिंचाई की सुविधा है या नहीं। हाँ, सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर कृषि।
जी, सिंचित कृषि इरिगेटेड एग्रीकल्चर में नहरों, कुओं, ट्यूबवेल से पानी मिलता है, तो उत्पादन ज़्यादा स्थिर रहता है, ज़्यादा भी होता है। लेकिन भारत का एक बड़ा हिस्सा आज भी वर्षा निर्भर या बारानी कृषि पर ही निर्भर है, जो पूरी तरह मॉनसून का जुआ है। जोखिम ज्यादा है उसमें। बहुत ज़्यादा। फिर खेती के उद्देश्य के आधार पर भी फर्क है। एक है निर्वाह कृषि। मतलब बस अपने परिवार का पेट भरने के लिए खेती करना। हाँ, मुख्य लक्ष्य किसान परिवार की जरूरतें पूरी करना होता है। इसमें भी दो तरह की हैं, गहन निर्वाह जहां छोटी जमीन पर ज्यादा मेहनत करके उपज ली जाती है, और आदिम निर्वाह। आदिम निर्वाह जैसे वो झूम खेती। हाँ, स्थानांतरित कृषि या झूम खेती जो खासकर पूर्वोत्तर भारत में होती है। जंगल का हिस्सा जलाकर साफ किया, कुछ साल खेती की, मिट्टी की उर्वरता कम हुई तो नई जगह चले गए। चलवासी पशुचारण भी इसी का हिस्सा है, जहां लोग पशुओं के साथ चारे की तलाश में घूमते हैं। और इसका उल्टा है वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल फार्मिंग। जी, जिसका मकसद ही बाजार में फसल बेचकर मुनाफा कमाना है। इसमें ज्यादा पूंजी लगती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, खेत भी बड़े होते हैं अक्सर। इसमें वो रोपण कृषि भी आती है ना, प्लांटेशंस। हाँ, रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसी का एक खास रूप है। एक बहुत बड़े इलाके में एक ही नगदी फसल उगाई जाती है, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़, केला। ये कृषि और उद्योग के बीच की एक कड़ी की तरह है। चलिए, ये तो हुई कृषि के प्रकारों की बात। अब आते हैं आज की चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर। हम इसे एक मेंस के सवाल के इर्द गिर्द रखेंगे। सवाल ये है, यद्यपि हरित क्रांति भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कदम था, इसने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और पारिस्थितिक असंतुलन पैदा किए। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें और भारत के लिए एक ज्यादा टिकाऊ और न्यायसंगत कृषि विकास मॉडल के लिए रणनीतियां सुझाएं। बहुत अच्छा सवाल है ये, और यूपीएससी के लिए बहुत प्रासंगिक भी। तो पहले संदर्भ समझते हैं। 1960 का दशक था। देश में अनाज की भारी कमी थी, बार बार सूखा पड़ रहा था। हमें अमेरिका से PL 4080 के तहत अनाज मंगाना पड़ रहा था। एक तरह से खाद्य सुरक्षा के लिए हम दूसरों पर निर्भर थे। जी, आत्मनिर्भरता उस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी। इसी पृष्ठभूमि में हरित क्रांति शुरू हुई और इसके मुख्य हथियार थे ज्यादा उपज देने वाले बीज, HYVs, खासकर गेहूं और चावल के। दूसरा, सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार। और तीसरा, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। बिल्कुल, और असर तो हुआ। उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, खासकर गेहूं और चावल में। आंकड़े देखें तो खाद्यान्न उत्पादन, जो 1950-51 में मुश्किल से 51 मिलियन टन था। सिर्फ 51 मिलियन टन? हाँ, वो आज 300 मिलियन टन से भी ज्यादा है। ये हरित क्रांति की बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। इसने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, भूखमरी का खतरा टाला। ये तो हुआ सफलता वाला पक्ष। लेकिन सवाल कह रहा है कि इसने असंतुलन भी पैदा किए, क्षेत्रीय और पारिस्थितिक। तो यहाँ समालोचनात्मक विश्लेषण की जरूरत है। हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। यहीं पर आंकड़े कहानी का दूसरा रुख दिखाते हैं। NCERT खुद बताता है कि हरित क्रांति का फायदा शुरू में बहुत सीमित इलाकों को मिला। करीब 85% सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। अच्छा, मतलब फायदा कुछ ही राज्यों में सिमट गया। हाँ, और शुरुआती फोकस भी मुख्य रूप से दो ही फसलों पर था, गेहूं और चावल। तो ये जो विकास था वो न्यायसंगत यानी इक्विटेबल नहीं था। इसने एक तरह से दो भारत बना दिए। एक तरफ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी UP जैसे सिंचित और समृद्ध इलाके, और दूसरी तरफ भारत के विशाल वर्षा निर्भर क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, राजस्थान, पूर्वी राज्य, जो पीछे छूटा है। सही कहा। और छोटे और सीमांत किसान जिनके पास महंगे बीज, खाद, कीटनाशक खरीदने या सिंचाई का इंतजाम करने के पैसे नहीं थे, वो इस क्रांति के लाभ से काफी हद तक वंचित रह गए। इससे अमीर और गरीब किसानों के बीच और सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ीं। ये तो हुआ क्षेत्रीय असंतुलन। अब बात करते हैं पारिस्थितिक यानी पर्यावरण पर पड़े असर की। वो भी बहुत गंभीर था। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में देखिए, गेहूं, चावल की लगातार गहन खेती और पानी के अंधाधुंध इस्तेमाल से भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया है। पानी का संकट खड़ा हो गया वहां। जी, और
रासायनिक उर्वरकों, खासकर यूरिया के ज़रूरत से ज़्यादा और असंतुलित इस्तेमाल ने मिट्टी की सेहत बिगाड़ दी है। मिट्टी के जो ज़रूरी पोषक तत्व थे वो खत्म हो गए, पानी में नाइट्रेट का प्रदूषण बढ़ा है। एनसीईआरटी की किताब में मैंने पढ़ा था कि नहर वाले इलाकों में मिट्टी के लवणीय होने और जलाक्रांति की समस्या भी बढ़ी है। हाँ, वो भी अत्यधिक सिंचाई का ही नतीजा है। मिट्टी में नमक जमा हो जाता है या पानी भरा रहता है, जिससे वो खेती लायक नहीं रहती। और कीटनाशकों का जो अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ, उसने मिट्टी के फायदेमंद कीड़ों और पूरी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया है। तो मतलब उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन उसकी एक बड़ी पर्यावरणीय और सामाजिक कीमत चुकानी पड़ी। गिरता भूजल, खराब होती मिट्टी, बढ़ती असमानता, ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। बिल्कुल, ये आंकड़े और तथ्य वाकई चिंताजनक हैं। तो फिर इस दुष्चक्र से निकलने का रास्ता क्या है? क्या सरकार की नीतियां अब इस दिशा में कुछ सोच रही हैं? हाँ, अब सोच बदल रही है। अब फोकस सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि सदाबहार क्रांति यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है। मतलब ऐसी खेती जो टिकाऊ हो, पर्यावरण के अनुकूल हो और सबके लिए फायदेमंद हो। अच्छा, तो इसके लिए क्या रणनीतियां अपनाई जा रही हैं? इसके कई पहलू हैं। पहला है फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। मतलब एक ही फसल बार बार उगाने की बजाय बदल बदल कर उगाना। हाँ, और खासकर पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में जहां पानी की बहुत खपत वाली धान, गेहूं की खेती होती है, वहां किसानों को मक्का, दालें, तिलहन, फल या सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पानी भी बचेगा, मिट्टी की सेहत भी सुधरेगी और किसानों को बेहतर दाम भी मिल सकते हैं। एनसीईआरटी में भी इस पर जोर दिया गया है। जी। दूसरा है टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। अब जोर है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF और जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी तकनीकों पर। इनमें केमिकल का इस्तेमाल कम होता है ना? कम या बिल्कुल नहीं। स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गोमूत्र, पत्तियों आदि का इस्तेमाल होता है। इससे मिट्टी की सेहत लौटती है। साथ ही मिट्टी बचाने के तरीके भी जरूरी हैं, जैसे समुच्च जुताई, कॉन्टूर प्लॉइंग, सीढ़ीदार खेत बनाना, टेरेस कल्टीवेशन, पट्टीदार खेती, स्ट्रिप क्रॉपिंग, खेतों के किनारे पेड़ लगाना, शेल्टर बेल्ट्स, इन सब का जिक्र एनसीईआरटी कक्षा 10 में है। और पानी बचाने के लिए? तीसरा अहम पहलू वही है जल संरक्षण। सिंचाई के बेहतर तरीके अपनाना, जैसे ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई, जिससे पानी सीधा जड़ों तक पहुंचे, बर्बाद ना हो। और वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को इकट्ठा करना। वाटरशेड प्रबंधन भी बहुत जरूरी है, मतलब स्थानीय स्तर पर पानी को सहेजना और उसका सही इस्तेमाल करना। और चौथा है संस्थागत सुधार, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जैसे जोतों की चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। किसानों के खेत अक्सर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे होते हैं। चकबंदी से वो टुकड़े मिलकर एक बड़ा खेत बन जाते हैं, जिससे खेती करना आसान और फायदेमंद हो जाता है। भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करना भी इसी दिशा में कदम है। और पहले जो भूमि सुधार हुए, जैसे जमींदारी का खात्मा, उनका महत्व भी एनसीईआरटी याद दिलाता है। तो कुल मिला के कोशिश ये है कि ऐसी कृषि व्यवस्था बने जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, किसानों को अच्छी आय दे और क्षेत्रीय असमानता को कम करे। जी, लक्ष्य यही है। चलिए अब जल्दी से भारत की प्रमुख फसलों और उनके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों पर एक नजर डाल लेते हैं, जैसा एनसीईआरटी में बताया गया है। ठीक है। खाद्यान्नों में चावल सबसे महत्वपूर्ण है। ये खरीफ की फसल है। ज्यादा बारिश वाले पूर्वी और दक्षिणी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु में प्रमुखता से उगाया जाता है। और गेहूं? गेहूं रबी की मुख्य फसल है। खासकर उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मोटे अनाज भी होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा? हाँ, ज्वार, बाजरा, रागी ये कम बारिश वाले इलाकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्वार महाराष्ट्र, कर्नाटक में ज्यादा होता है, तो बाजरा राजस्थान, यूपी, गुजरात में। दालें भी हैं, चना, अरहर, मूंग वगैरह। ये प्रोटीन तो देती ही हैं, मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती हैं। और नकदी फसलें जिनसे पैसा मिलता है? नकदी फसलों में गन्ना बहुत अहम है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। फिर कपास, जो कपड़ा उद्योग का आधार है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में खूब होता है। जूट भी है जिसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। हाँ, जूट पश्चिम बंगाल, बिहार, असम के बाढ़ वाले मैदानों की फसल है। इसके अलावा तिलहन है,
मूंगफली, सरसों, सोयाबीन वगैरह, जिनसे खाने का तेल मिलता है। और पीने वाली फसलें? चाय, कॉफी? जी, चाय मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र, तमिलनाडु और केरल के पहाड़ी ढलानों पर होती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादकों में से एक है। और कॉफी? कॉफी की खेती मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर होती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। भारत की अरेबिका किस्म की कॉफी अपनी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये जो अलग अलग फसलें अलग अलग इलाकों में होती हैं, ये वहाँ की जलवायु, मिट्टी, बारिश पर निर्भर करता है, जैसा एनसीईआरटी में समझाया गया है। बिल्कुल, भौगोलिक परिस्थितियां तय करती हैं कि कहाँ कौन सी फसल अच्छी होगी। ठीक है, अब आखिर में बात करते हैं उन चुनौतियों की जिनका सामना आज भारतीय कृषि कर रही है। हरित क्रांति के बावजूद कई समस्याएं बनी हुई हैं। हाँ, समस्याएं कम नहीं हैं। पहली और शायद सबसे बुनियादी समस्या है जोतों का छोटा और बिखरा होना। फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स जिसे कहते हैं। मतलब खेत बहुत छोटे छोटे हैं। हाँ, और वो भी एक जगह नहीं, अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए। उत्तराधिकार के नियमों के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन बढ़ती जाती है। इतने छोटे खेतों पर आधुनिक तरीके से खेती करना मुश्किल और महंगा हो जाता है। दूसरी बड़ी चुनौती क्या है? भूमि का निम्नीकरण यानी लैंड डिग्रेडेशन, मिट्टी का कटाव, पानी से भी, हवा से भी, और जैसा हमने पहले बात की, ज्यादा सिंचाई से मिट्टी का खारा या क्षारीय हो जाना या उसमें पानी भर जाना, वाटर लॉगिंग, ये सब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम कर रहे हैं। और मॉनसून पर निर्भरता, वो तो हमेशा से एक चुनौती रही है। बिल्कुल, आज भी भारत का एक बड़ा कृषि क्षेत्र सिंचाई के साधनों से वंचित है और पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। मानसून अनिश्चित होता है, कभी ज्यादा बारिश, कभी सूखा, और भूजल का जो अत्यधिक दोहन हुआ है उससे पानी का संकट और गहरा गया है। कृषि में निवेश की कमी और किसानों की आर्थिक तंगी भी एक बड़ी समस्या है। जी, एनसीईआरटी कक्षा 10 की किताब में इसका जिक्र है कि सरकारी निवेश घटा है, उर्वरकों पर सब्सिडी कम होने से खेती की लागत बढ़ी है। दूसरी तरफ बाहर से आने वाले सस्ते कृषि उत्पादों से भारतीय किसानों को मुकाबला करना पड़ रहा है। इससे उनकी आय कम होती है और कई किसान कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। और एक समस्या शायद कम उत्पादकता की भी है। हाँ, निम्न उत्पादकता, खासकर वर्षा आधारित क्षेत्रों में। कई फसलों में हमारी प्रति हेक्टेयर उपज अभी भी दुनिया के कई देशों से काफी कम है। तो चुनौतियां तो कई हैं, इनसे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ रणनीतियां तो हमने हरित क्रांति वाले हिस्से में डिस्कस की। हाँ, वही रणनीतियां यहाँ भी लागू होती हैं। टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बड़े पैमाने पर अपनाना होगा। फसल विविधीकरण, जैविक खेती, जीबीएनएफ, मिट्टी और पानी का संरक्षण। किसानों को सिर्फ पारंपरिक अनाज उगाने की बजाय ज्यादा कीमत वाली फसलों की तरफ भी मोड़ना होगा। जी, एनसीईआरटी में फलों, औषधीय जड़ी बूटियों, फूलों, सब्जियों, बायोडीजल फसलों जैसे जट्रोफा, जोजोबा का जिक्र है। ये फसलें अक्सर कम पानी लेती हैं और किसानों को बेहतर आय दे सकती हैं। और पानी का प्रबंधन, वो सबसे जरूरी है। पानी बचाना होगा, सिंचाई में ड्रिप और स्प्रिंकलर का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, बारिश के पानी को सहेजना होगा, वाटरशेड विकास कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाना होगा। अलवर में तरुण भारत संघ का काम या तमिलनाडु में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना, ये अच्छे उदाहरण हैं। संस्थागत सुधार भी चाहिए होंगे। हाँ, भूमि रिकॉर्ड सुधारना, चकबंदी करना, किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले, इसके लिए बाजार सुधार करना, उन्हें आसानी से कर्ज मिल सके इसका इंतजाम करना, और सबसे जरूरी नई तकनीक और सही जानकारी छोटे से छोटे किसान तक पहुंचाना। तो ये एक बहुआयामी लड़ाई है। जी, इसमें सरकार, किसान, वैज्ञानिक सबको मिलकर काम करना होगा। चलिए, तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने एनसीईआरटी अध्याय 5 के आधार पर भारतीय कृषि के कई अहम पहलुओं को समझने की कोशिश की। भूमि उपयोग के बदलते पैटर्न, फसल ऋतुएं, कृषि के प्रकार, हरित क्रांति का संतुलित मूल्यांकन, उसकी सफलताएं और उसके कारण हुए असंतुलन, भारत की प्रमुख फसलें और उनका वितरण, और आखिर में कृषि क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियां और उनसे निपटने की संभावित रणनीतियां। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये चर्चा प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे तथ्य देती है, आंकड़े, फसलें, क्षेत्र, योजनाएं, और मेंस के लिए एक विश्लेषणात्मक समझ बनाने में मदद करती है, जैसे हरित क्रांति का आलोचनात्मक मूल्यांकन, कृषि समस्याओं के गहरे कारण और उनके समाधान, टिकाऊ कृषि की जरूरत क्यों है,
एनसीईआरटी इन सब के लिए एक फाउंडेशनल स्रोत है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा इस पर। जी। जलवायु परिवर्तन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में भारत जैसा विशाल देश अपनी बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगा? साथ ही करोड़ों किसानों की आय कैसे सुरक्षित रखेगा? और ये सब करते हुए अपने सीमित प्राकृतिक संसाधनों, खासकर पानी और मिट्टी को कैसे बचाएगा? क्या मौजूदा रणनीतियां काफी हैं या हमें कुछ और नए, कुछ हटकर सोचने की जरूरत है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सोचने लायक। इसी सवाल के साथ आज के लिए इजाजत चाहेंगे। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.